सोचिए जरा, एक ऐसी सड़क के बारे में जो कोलतार से नहीं बल्कि पानी से बनी हो। एक ऐसी मेगा प्रोजेक्ट जिसका इरादा किसी धूल भरे रेगिस्तान को सुनहरी खदानों में बदल देना था। साउंड्स अमेजिंग, राइट? लेकिन अगर आज वहां जाया जाए तो इस ग्रैंड विजन की जगह क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ सूखी दरार पड़ी हुई जमीन। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उस परियोजना की गहराई में जाएंगे जिसे एक्चुअली उत्तर भारत की जीवन रेखा बनना था, लेकिन आज वो बिल्कुल एक खंडर बन चुकी है। 100 अरब डॉलर। यकीन मानिए ये आंकड़ा बिल्कुल भी छोटा नहीं है। हम बात कर रहे हैं सतलज यमुना लिंक यानी SY कनाल की, जो एक बेहद विशाल आर्थिक निवेश था। इस मैसिव प्रोजेक्ट को शुरू करने का मकसद उत्तर के राज्यों के लिए एक ऐसी वाटर हाईवे तैयार करना था जो सदियों पुरानी पानी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दे। अरबों रुपए पानी की तरह बहाए गए एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद में। ओके, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं, क्योंकि सच कहूं तो जब हम इस नहर के सूखे तल को देखते हैं ना, तो ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन फेलियर नहीं लगता। ये किसी मिराज यानी रेगिस्तान के भ्रम जैसा प्रतीत होता है। आज ये जगह लिटरली सिर्फ कंक्रीट के ढांचों और उन वादों का कब्रिस्तान बनकर रह गई है जो कभी पूरे ही नहीं हुए। तो आइए इस बात का एक इन्वेस्टिगेटिव ऑटोप्सी करते हैं कि आखिर इतना बड़ा सपना धूल में कैसे मिल गया। पहला भाग, नीतियों का लकवा और इस भ्रम की पहली परत को हटाना। अब देखिए, इस समस्या को पूरी तरह समझने के लिए सिर्फ मिट्टी और सीमेंट की नाकामी को देखना काफी नहीं है। हमें इस फेलियर के पीछे छुपी मानसिकता को अनपैक करना होगा जिसने ऐसी गंभीर हालत पैदा की। स्रोत इस पूरी हालत को सीधे तौर पर हमारे सिस्टम के चलता है रवैये से जोड़ता है। ये वही कंप्लेसेंसी या प्रणालीगत उदासीनता है जिसकी वजह से देश में 1991 का बड़ा आर्थिक संकट आया था। इसे आसान शब्दों में समझे तो, जब तक आग पूरी तरह लग ना जाए और सब कुछ जलने ना लगे तब तक कुआं खोदने की कोई सोचता ही नहीं है। अरबों रुपये भौतिक ढांचों पर ऐसे ही खर्च कर दिए गए, लेकिन जो सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल एरर्स थी, जैसे क्षेत्रीय राजनीति और नीतियों की कमियां, उन्हें लगातार अनदेखा किया गया। और यही वो सबसे बड़ी भूल थी जिसने इस नहर के सूखने की पहली नींव रखी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है एक ऐसी स्थिति को जिसे स्रोत ने डेंट कोक पैराडॉक्स का नाम दिया है। एक अजीब सी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां आपके पास दुनिया के सबसे बड़े बॉक्साइट के भंडार हैं, फिर भी आप कच्ची मिट्टी को बेहद सस्ते दामों पर बाहर भेज देते हैं। और फिर होता क्या है, वही चीज जब एल्यूमिनियम कैन बनकर वापस आती है तो हम उसे 10 गुना ज्यादा दाम पर खरीदते हैं। मतलब अगर एक ठोस नीति ना हो तो देश के सबसे बड़े और कीमती संसाधन भी बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। अब इस पैराडॉक्स का ना इस सूखी नहर से बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बिना बॉक्साइट किसी काम का नहीं, ठीक वैसे ही एक सॉलिड वाटर पॉलिसी के बिना प्रचुर मात्रा में पानी और उपजाऊ जमीन का होना भी बिल्कुल बेकार है। इस संरचनात्मक खराबी के कारण हो क्या रहा है, करोड़ों लोगों की प्यास बुझाने वाला पानी आखिरकार समुद्र में बह जाता है और अरबों की लागत से बनी ये नहर पूरी तरह सूखी रह जाती है। ये समझना बेहद जरूरी है क्योंकि ये एग्जैक्टली दिखाता है कि कैसे गलत नीतियां देश के खजाने को कूड़ेदान में बदल देती हैं। दूसरा भाग, पानी की राजनीति, जो राजनीतिक अहंकार की परतों के तले दबा हुआ है। अब हम इस विश्लेषण के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उन प्यासे किसानों तक आखिर पानी न पहुंचने के पीछे एक्चुअल में क्या गेम चल रहा था। स्रोत बड़ी ही निष्पक्षता से पानी की इस नाकामी की तुलना देश के कुछ बेहद विवादास्पद ऐतिहासिक घोटाले और राजनीतिक संकटों से करता है। चाहे वो 1991 में राष्ट्रीय सोने को चुपचाप देश से बाहर भेजना हो, या फिर स्रोत द्वारा जिक्र किया गया बॉबी मर्डर केस हो जहां पूरी की पूरी दाल ही काली साबित हुई थी, या फिर अचानक नेताओं का रातों रात लग्जरी होटल्स में गायब हो जाना। इन सभी उदाहरणों को एक ही फ्रेम में पेश किया गया है। ये सब बंद कमरों में लिए गए ऐसे फैसले थे जो प्यासे देश के भले के लिए नहीं बल्कि उन लोगों द्वारा लिए गए जिन्हें देश की प्यास से कहीं ज्यादा अपने दाग रहित सफेद कपड़ों और रुतबे की फिक्र थी। स्रोत स्पष्ट करता है कि नहर से जुड़े फैसले कभी भी जनता की भलाई के बारे में थे ही नहीं, बल्कि ये इस बात पर आधारित थे कि सत्ताधारी रिमोट कंट्रोल आखिर किसके हाथ में रहेगा। पानी, जो कि जीवन का सबसे बड़ा आधार है, उसे सिस्टम ने एक बहुत ही ताकतवर राजनीतिक हथियार में बदल कर रख दिया। काफी सोचने वाली बात है। तो इसका सबसे अहम मुद्दा ये है कि राजनीतिक स्वार्थ हमेशा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी पड़ जाते हैं। जैसे कि स्रोत में जिक्र किए गए एक डीजीपी ने कहा था कि किसी नेता के बेटे को गिरफ्तार करना आसान नहीं है, ठीक वैसे ही
पानी छोड़ना भी आसान नहीं है जब कीमत सीधे तौर पर किसी नेता की कुर्सी हो। जब फैसला सत्ता को बचाने का हो ना, तो किसानों से किए गए अरबों रुपए के वादे बस खोखले ही रह जाते हैं। तीसरा भाग, एक आधुनिक फाउस्टियन सौदा और इसका दार्शनिक विश्लेषण। इस पूरी समस्या को और ज्यादा गहराई से समझने के लिए आइए इस इन्वेस्टिगेटिव ऑटोप्सी के बिल्कुल आखिरी और सबसे गहरे हिस्से की तरफ चलते हैं। आखिर बार बार ऐसी सिस्टमिक गलतियां क्यों दोहराई जाती हैं? इसका जवाब एक दार्शनिक नजरिए में छुपा है। इसे एक फॉस्टियन सौदे के रूप में देखा गया है, एक ऐसी कठोर स्थिति जहां देश के अनंत और दीर्घकालिक विकास को बस एक पल की अस्थायी छवि और छोटी राजनीतिक जीत के लिए बेच दिया जाता है। इस तराजू को ध्यान से देखिए। एक तरफ राष्ट्र की आत्मा है और दूसरी तरफ चंद दिनों की ताकत का लालच। और ट्रेजेडी ये है कि अक्सर नेता इस तराजू में अनंत प्रगति का सौदा चंद दिनों की ताकत के बदले कर देते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस सौदे की आर्थिक स्थिति आखिर काम कैसे करती है। हॉट मनी यानी तुरंत मिलने वाला राजनीतिक लाभ और पावर हमेशा एक चलती फिरती नहर के स्थायी और परमानेंट वैल्यू को हरा देता है। इमीडिएट फायदे की जो चमक होती है ना, वो भविष्य के ठोस फवायद पर पूरी तरह से भारी पड़ जाती है। फेमस जर्मन लेखक गोते के मास्टरवर्क फाउस्ट की ये लाइन इस पूरी सिचुएशन का एकदम परफेक्ट सारांश पेश करती है। रुक जाओ, हे पल, तुम कितने सुंदर हो। जब छोटी और तत्काल जीत की चमक पर जश्न मनाया जाता है, तो दरअसल उस खूबसूरत पल के जश्न के ठीक नीचे भविष्य की प्रगति की कब्र खोदी जा रही होती है। शॉर्ट टर्म मोमेंट का ये घेरा मोह लंबे समय की एक ऐसी तबाही लाता है जिसे भर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अंततः अगर देखा जाए तो द डेड कनाल सिर्फ एक सूखा गड्ढा नहीं है, यह एक आईना है। यह एक ऐसी प्रणाली को दर्शाता है जो अपनी संरचनात्मक खराबियों को ठीक करने के बजाय अपने सोने और अपने भविष्य को बस गिरवी रखना बेहतर समझती है। ये इसलिए बहुत मायने रखता है क्योंकि जब तक सिस्टम इस तरह के अस्थायी सौदे करता रहेगा, हमारे टैक्स के पैसों से बने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट आगे भी सिर्फ रेगिस्तान का भ्रम बनकर रह जाएंगे। तो चर्चा को इस बेहद चुभने वाले सवाल के साथ विराम देते हैं। इन मैसिव प्रोजेक्ट्स के नाकाम होने की आखिरी कीमत आखिर किसने चुकाई? क्या ये सिर्फ खराब सीमेंट और इंजीनियरिंग का नतीजा था, या फिर हमारी राजनीति द्वारा बेची गई आत्मा की कीमत? इस पर जरूर विचार कीजिए। अगले विश्लेषण में ऐसी ही एक नई और रोचक जानकारी के साथ फिर से मिलते हैं।